सो लेट अस स्टार्ट विथ द पार्ट बी, दैट इज डिजाइन ऑफ लार्जर पुली। अगर नहीं भी बोला रहता है तो भी आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको लार्जर पुली डिजाइन करनी होती है। आप फ्लैट बेल्ट का एग्जांपल लो, आप वी बेल्ट का एग्जांपल लो, या फिर आप कोई भी गियर का एग्जांपल लो, अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज यू विल ऑलवेज गो फॉर डिजाइन ऑफ ड्रिवन पुली, दैट इज द लार्जर पुली। ठीक है, क्योंकि दो पुलिस रहती है, देखा जाए तो दोनों पुलिस डिजाइन करना चाहिए, बट देन आपको एक करनी है, तो आप कौन सी करोगे? लार्जर पुली करोगे। ठीक है। नाउ इन पार्ट बी, इसको अपन ने स्टेप नंबर 7 दिया हुआ है, तो फाइन, वी विल कंटिन्यू विद स्टेप नंबर 7। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट विड्थ ऑफ द पुली रिम। You have to find out width of the pulley rim, and for that I would like to open this table number 15-11। ठीक है। now let ये जो बोला हुआ है width of the pulley rim, ये क्या है? ये नाम से ही समझ में रख रहा है, समझ में आ रहा है कि जो पुली होती है उसका विड्थ कितना रहना चाहिए। नाउ दिस इज डिनोटेड बाय एलपी। ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय एलपी। माइंड यू, ये कैपिटल एलपी है, वेर एज आप अगर टेबल नंबर 15-11 में जो देखते हो ये स्मॉल एलपी है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इसको अपने को कंफ्यूज नहीं करना है। अब ये जो फॉर्मूला है n-1 इंटू ई प्लस 2f, ये फॉर्मूला आपके डेटा बुक में दिया नहीं है, तो ये फॉर्मूला आप हाईलाइट करके रख लो, लिख के रख लो कि ये फॉर्मूला आपको याद करना है, नहीं तो टाइम पे आप डिजाइन डेटा बुक में ढूंढोगे और आपको ये फॉर्मूला मिलेगा नहीं। ये फॉर्मूला आपको याद करने का है, LP इज इक्वल टू n-1 e प्लस 2f। बी डी शिवलकर का जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स का बुक है उसमें भी ये जो रिलेशनशिप है ये डायरेक्टली लिया हुआ है। डेटा बुक में ये कहीं पे भी नहीं मिलता है अपने को, LP इज इक्वल टू n-1 e प्लस 2f। नाउ यू विल आस्क मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ e, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ f, राइट? LP तो पता है अपने को, विड्थ ऑफ पुली रिम बोल रहे हैं हम लोग। सो फॉर दिस यू हैव टू रेफर टेबल नंबर 15-11। यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आप लिख लीजिए आपके पास। सो लेट अस ओपन टेबल नंबर 15-11 एंड फॉर आवर ग्रुप सेक्शन C, आपने बेल्ट कौन सा सिलेक्ट किया था? सेक्शन डेजिग्नेशन C। तो इसके हिसाब से E का वैल्यू क्या है? 25.5 प्लस माइनस 0.4। आप 25.5 प्लस माइनस 0.4 तक के E का वैल्यू ले सकते हो। अब ये E क्या है, ये आपको ये साइड वाले फिगर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ई आपके ग्रूव का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। ई जो है आपकी जो ग्रूव है, वी ग्रूव या फिर वी ग्रूव ही बोलते हैं इसको, ये वी ग्रूव का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज ई। तो इट इज 25.5 प्लस माइनस 0.4। दैट मीन्स यू कैन गो अप टू 25.9 और 25.1। 25.1 से लेकर 25.9 तक के आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पे 25.5 सिलेक्ट करा है। इट इज अप टू यू टू सिलेक्ट दिस वैल्यू। ठीक है, दूसरा हमको ये चीज चाहिए यहाँ पे कि हमको f का वैल्यू चाहिए। वी नीड द वैल्यू ऑफ f। नाउ व्हाट इज f? लेट अस गेट इनटू द टेबल वंस अगेन। f का वैल्यू है 16 से 19 के बीच में, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, व्हाट इज f? f इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द एंड ऑफ द पुली। सेंटर ऑफ द ग्रुप से लेकर एंड ऑफ द पुली तक का जो डिस्टेंस है उसको f बोला गया है, और ये सारी वैल्यूज mm में है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखने का है। तो 16 से 19 के बीच में आप कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। हमारे कैलकुलेशन के लिए हमने 17 ये वैल्यू सिलेक्ट करके कैलकुलेशन किए हुआ है। ठीक है, सो व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ बेल्ट्स दैट यू हैव कैलकुलेटेड इन द प्रायर स्टेप। एक बार मैं और एक बार दिखा देता हूं आपको। नंबर ऑफ बेल्ट्स हमने सिलेक्ट किए हुए हैं, 6.58 अपना कैलकुलेशन आया, उसको राउंड अप करना है हर बार। ऑब्वियसली आप नंबर ऑफ बेल्ट्स डेसिमल में नहीं ले सकते, आपको राउंड अप करना है, तो 7 नंबर ऑफ बेल्ट्स। सो स्मॉल एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ बेल्ट्स। तो हमने वो वैल्यूज इसमें इनपुट कर ली, नंबर ऑफ बेल्ट्स हमने इसमें इनपुट कर लिए, और ई का वैल्यू 25.5 जैसे कि मैंने बताया टेबल नंबर 15-11 में से सिलेक्ट करके हमने लिख दिया। एफ का वैल्यू टेबल में से सिलेक्ट करके हमने लिख लिया 17। तो अपने को विड्थ ऑफ द पुली रिम जो है, विड्थ ऑफ द पुली रिम, ये अपने को 187 mm मिलता है। अब अगर देखा जाए तो पूरे डिजाइन ऑफ पुली में, डिजाइन ऑफ पुली व्हेन इट कम्स टू वी बेल्ट ड्राइव, सिर्फ ये एक स्टेप नहीं है एज कंपेयर टू वी बेल्ट, एज कंपेयर टू फ्लैट बेल्ट। एज कंपेयर टू फ्लैट बेल्ट सिर्फ ये एक स्टेप नहीं है, इसके बाद आप देखोगे सारी की सारी स्टेप्स हमने, आपको याद आएगा कि हम कर चुके हैं फ्लैट बेल्ट में। सो इफ आई सॉल्व दिस 6 into 25 plus 5, let us do this calculation, 6 into 25.5 plus 34, तो ये आता है 187 mm। ठीक है, 34 यानी 17 into 34 लिया अपन ने, और उसके बाद में ग्रूव एंगल अपन ने एज्यूम कर चुके हैं ऑलरेडी 38 डिग्री, तो वो भी अपन ने कंटिन्यू किया। अब ग्रूव एंगल 38 डिग्री के हिसाब से डेजिग्नेशन सी के लिए डीपी की वैल्यू कितनी मिलती है? आप देखिए, एंगल अपन ने 38 डिग्री लिया हुआ है, सी डेजिग्नेशन के सामने अगर हम देखते हैं तो डीपी का वैल्यू अपने को
300 mm मिलता है. व्हाट इज दिस? दिस इज मिनिमम पिच डायामीटर ऑफ द पुली. मिनिमम पिच डायामीटर ऑफ द पुली. ये आप देख सकते हो यहाँ पे डीपी कैसे गिनते हैं. डीपी जो उसका ये सर्कल होता है डायमेट्रिकल पिच डायमेट्रिकल सर्कल, उसको सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो डीपी से गिना जाता है. ठीक है. सो डीपी कितना है अपना 300 mm. तो हमने 300 mm लिख लिया. उसके बाद में बी और एच की वैल्यूज भी हमने यहां से उठा के रख ली. बी कितना है सी डेजिग्नेशन के लिए 5.7, एच कितना है 14.3 और एलपी कितना है 18. ये सारी वैल्यूज हम वहां पे लिख लेंगे. ठीक है. ओके. नाउ यहाँ पे एक आपको दिख रहा है रिकमेंडेड डीपी. आप 300 लिख सकते हो या फिर 355 भी लिख सकते हो. इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. आप 300 भी लिखते हो तो सही है. इट इज द मिनिमम वैल्यू. रिकमेंडेड वैल्यू इज 355. सो आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर 355. यहाँ पे 300 mm लिखा हुआ है, बट आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर द रिकमेंडेड वैल्यू एज पर द टेबल. रिकमेंडेड वैल्यू इज व्हाट 350. recommended value will always be greater than the minimum pitch diameter value. बराबर. आप देख सकते हैं 125, 200, 200, 280, 300, 355, 500, 500, 630, 630. तो 500 और 630 में कोई डिफरेंस नहीं है. बट देन व्हेन इट कम्स टू 300 सी डेजिग्नेशन के हिसाब से, सी डेजिग्नेशन हमने स्टेप नंबर 1 में ही सिलेक्ट कर लिया था डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन पावर दैट यू हैव टू ट्रांसमिट. ठीक है. सो यू कैन गो विथ 300 और 355. आई वुड सजेस्ट यू टू गो विथ 355 एज द वैल्यू ऑफ डीपी. ठीक है. ये डीपी को ओपिनियन पिच सर्कल डायमीटर से कंफ्यूज मत करना. दिस डीपी इज एज पर टेबल नंबर 15-11 व्हिच मींस मिनिमम पिच डायमीटर ऑफ द लार्जर पुली. ठीक है ना. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड नंबर ऑफ आर्म्स. आपको अगर याद नहीं होगा तो इसके लिए हम लोग टेबल नंबर 15-7 यूज करते हैं. लेट अस गो टू टेबल नंबर 15-7. फ्लैट बिल्ड में हम लोग ये कर चुके हैं. यस देखिए यहाँ पे मटेरियल अपना कास्ट आयरन है, कुछ बोला हुआ नहीं है. तो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे डिपेंड करता है डायमीटर के ऊपर. अब अपना जो डायमीटर है लार्जर पुली का इट इज ग्रेटर देन 150 mm. देयरफॉर वी विल गो फॉर आर्म कंस्ट्रक्शन. एक बार हम लोग डायमीटर देख लेते हैं कितना आया अपना. डीएल अपने को देखना है. व्हाट इज डीएल? इट इज 695 mm. डीएल देखो क्या है अपना 695 mm. एंड देयरफॉर इन दिस टेबल वी विल सर्च फॉर द वैल्यू ऑफ DL as और डायमीटर ऑफ लार्जर पुली एज 695. तो आप देखो 450 से 1500 के बीच में अपना ये वैल्यू आता है. तो नंबर ऑफ आर्म्स कितना गया अपना? नहीं सॉरी, जस्ट अ मिनट. आप देख सकते हो अबव ये विड्थ है राइट साइड में और डायमीटर नीचे में है. तो डायमीटर यहाँ पे अपना 450 से 1500 के बीच में आ रहा है 695. वेर एज विड्थ जो है जो हमने अभी कैलकुलेट की है, विड्थ आप देख सकते हो अपने यही है 187. दैट मींस इट इज लेस देन 300 एंड देयरफॉर अप टू 300 mm एंड फॉर 450 से लेकर 1500 mm के डायमीटर तक के लिए नंबर ऑफ आर्म्स हम लोग 6 लेते हैं और नंबर ऑफ सेट्स हम लोग 1 लेते हैं. ठीक है. तो ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं. उसके बाद में हमको रिम थिकनेस कैलकुलेट करना होता है फ्रॉम द सेम टेबल. रिम थिकनेस का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 0.25 अंडर रूट ऑफ D प्लस 1.5 फॉर लाइट ड्यूटी पुलिस एंड 0.375 अंडर रूट ऑफ D प्लस 3 फॉर हेवी ड्यूटी पुलिस. ठीक है. नाउ V belts आर यूजुअली यूज्ड इन द मशीनरीज जो हम लोग वर्कशॉप में वगैरह यूज करते हैं. सो यूजुअली वी गो फॉर हेवी ड्यूटी पुलिस रादर देन गोइंग फॉर लाइट ड्यूटी पुलिस. ठीक है. लाइट ड्यूटी पुलिस में आप कब जाओगे? लाइट ड्यूटी पुलिस में आप फ्लैट बेल्ट के लिए जाओगे, बट वी बेल्ट में आप यू विल प्रिफर हेवी ड्यूटी पुलिस और उसके हिसाब से फॉर्मूला है 0.375 रूट ऑफ D प्लस 3. नाउ व्हिच D यू हैव टू यूज? यू आर डिजाइनिंग फॉर लार्जर पुली, सो डायमीटर आपको लार्जर पुली का यूज करना पड़ेगा. ठीक है. तो इसके हिसाब से जो रिम थिकनेस मिलता है अपने को वो 12.88 mm मिल जाता है. तो अभी देखो अपन ने कौन से डायमेंशंस निकाल लिए पुली के. अपन ने विड्थ निकाली, एंगल अपन ने पहले ही एज्यूम कर लिया था. टेबल नंबर 15-11 से उसका अपन ने पिच डायमीटर निकाल लिया. पिच सर्कल जिसमें से जाता है उसका जो डायमीटर होता है वो पिच डायमीटर होता है. अपन ने उसका बी और एच वैल्यू निकाल लिया एज पर द फिगर गिवन इन टेबल नंबर 15-11. उसके बाद में अपन ने कंस्ट्रक्शन उसका फाइनलाइज कर लिया, नंबर ऑफ आर्म्स फाइनलाइज किए, रिम थिकनेस फाइनलाइज किया. ठीक है. उसके बाद आता है डिजाइन ऑफ शाफ्ट एंड आई थिंक आई विल स्किप इट नाउ बिकॉज डिजाइन ऑफ शाफ्ट अपन ने ऑलमोस्ट अब तक के सारे जितने भी अपन ने पुली डिजाइन किए उसमें किए हुए हैं. सो वी डू इट बाय कैलकुलेटिंग टॉर्क, देन वी यूज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी एंड लाइकवाइज वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ DS by increasing the final number that we get by 1.5 to accommodate bending.
ठीक है, ये देखो, ये जो टॉर्क वाला फॉर्मूला है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला फॉर्मूला है, उसके हिसाब से डीएस अपने को 49.29 मिलता है, लेकिन बेंडिंग अकोमोडेट करने के लिए अपन वो नंबर को 50% से बढ़ा देते हैं। अपन ने ये हर बार किया हुआ है, ठीक है। सो आई एम रशिंग इट हियर। तो 50% से बढ़ाने के बाद अपने को जो न्यू डायमीटर मिलता है शाफ्ट का, वो 73.935 मिलता है। और अगेन वी गो फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डायमीटर। डज एनीवन रिमेंबर द टेबल नंबर जहां से हम लोग शाफ्ट डायमीटर पिकअप करते हैं? किसी को याद है? 111 सॉरी, 111 111 सर। 111 टेबल नंबर, डैश में कुछ नहीं है क्या? पेज नंबर है सर वो। सर पेज नंबर 111। पेज नंबर 111, 111। पेज नंबर मत बताइए आप, मुझे टेबल नंबर बताइए। 11-4 11-4 11-4, ओके, वेरी गुड। सो आप देखो, जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू था वो 73.935 आया। उसके ऊपर का हम लोग एक डायमीटर सिलेक्ट करते हैं, तो 71 चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उसके बाद कौन सा वैल्यू है अपने पास? 80 वैल्यू है, ठीक है। मैं जूम कर देता हूं, अवेलेबल शाफ्ट साइजेस 71 चलेगा नहीं, 80 चलेगा। सो अपन ने शाफ्ट डायमीटर कौन सा फाइनल किया? 80 mm, ठीक है। यहां तक के ठीक है एवरीवन? यहां तक के ठीक है? यस सर। ओके, नाउ Yes, sir. yes, okay. लेट मी ओपन द रिक्वायर्ड टेबल नंबर फॉर यू, उसके बाद के जो कैलकुलेशंस लगते हैं उसके लिए। ऑल राइट, उसी के नीचे है टेबल नंबर 15-7 में ही है सारी वैल्यूज अपने पास। तो मैं जूम कर देता हूं, थिकनेस निकाल लिया। उसके बाद में हम हब प्रोपोर्शंस फाइंड आउट करते हैं टेबल नंबर 15-7 से। हब प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है DH इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स शाफ्ट डायमीटर प्लस 25 mm, ठीक है। और लेंथ ऑफ द हब है 1.5 टाइम्स शाफ्ट डायमीटर। तो उस हिसाब से हमने शाफ्ट डायमीटर अपना 80 आया हुआ है, तो 1.5 टाइम्स 80 प्लस 25 अपने को DH जो है हब डायमीटर 145 mm मिला, और हब लेंथ जो है वो 1.5 टाइम्स शाफ्ट डायमीटर विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 80 दैट इज इक्वल टू 120 mm, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग वी डू इज वी कैलकुलेट मोमेंट ऑन ईच आर्म। ये हम इसलिए करते हैं बिकॉज अपने पास जितनी स्पेस अवेलेबल है, सबसे पहले तो हम ये इसलिए करते हैं मोमेंट ऑफ ईच आर्म कि हम लोग इसका विड्थ एट द रूट ऑफ द आर्म ये निकाल सके। विड्थ एट द रूट ऑफ द आर्म, जो आर्म एक हब से बाहर निकलते हैं उसके रूट पे उसका थिकनेस कितना है वो निकालने, क्यों निकालते हैं हम लोग? सो दैट हम लोग वो हब के ऊपर जगह कितनी है निकाल सके, और जो 6 नंबर ऑफ आर्म्स है वो उस पर फिट हो सके कि नहीं, फिट होंगे कि नहीं, ये अपन फाइनल कर सके, ठीक है। सो इसके लिए मोमेंट ऑन ईच आर्म, ये फॉर्मूला अपने पास टेबल नंबर 15-7 में अवेलेबल है। मोमेंट ऑन ईच आर्म इज गिवन बाय F1 माइनस F2 D माइनस DH डिवाइडेड बाय N, ठीक है। नाउ लेट अस go to this formula। F1 माइनस F2 अपने पास वैल्यूज है ऑलरेडी। F1 माइनस F2 अपने 263.58 इसके पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। D इज डायमीटर ऑफ लार्जर पुली, DH इज डायमीटर ऑफ हब डिवाइडेड बाय N। तो यहाँ पे 6 ले लिया हमने, और उसके हिसाब से मोमेंट मिलती है अपने को। ये देखो यहाँ पे अपन ने डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, सो दैट अपने को मोमेंट का यूनिट न्यूटन मीटर में मिले, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस विल गिव यू मोमेंट। सो डिस्टेंस अपने को यहाँ पे अपन ने मीटर में किया हुआ है, ठीक है। 695 mm अपन ने नहीं यूज किया, अपन ने 0.69494 ये अपना मीटर में डायमीटर का वैल्यू है। सिमिलरली हब डायमीटर भी हमने मीटर में लिया हुआ है, तो ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखने का है। तो अपने को मोमेंट मिल गया 240.97। नाउ सेक्शन मॉड्यूलस, वी कंसिडर the cross section of the arm as elliptical where major axis is 2 times minor axis। I hope आपको ellipse में major axis और minor axis क्या होता है ये पता है। फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। Now if I draw this ellipse, this is an ellipse, right? So this is my major axis whereas the horizontal axis जिसका लेंथ कम मिलता है, इनर टू इनर लेंथ अपने को कम मिलता है, वो माइनर एक्सिस हो गया, ठीक है। सो अपना एजम्पशन क्या है? अपना एजम्पशन ये है कि ये जो माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस का जो लेंथ है वो
हाफ ऑफ मेजर एक्सिस है, या फिर मेजर एक्सिस का जो लेंथ है वो ट्वाइस द माइनर एक्सिस है। ये इस तरह से एलिप्स बनाया गया है, ठीक है, या फिर उसका क्रॉस सेक्शन इस तरह से है। नाउ फ्रॉम टेबल नंबर 11-6, लेट अस ओपन टेबल नंबर 11-6. ऑलराइट, फ्रॉम टेबल नंबर 11-6 यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा बी, अलाउएबल स्ट्रेस इन आर्म्स, ठीक है। ये वैल्यूज ऐसी होती है ना कि आपको हर बार टेबल पे जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपने पुली डिजाइन की इतनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा भी 15 मेगापास्कल ही मिलता है करके। तो आप देखो, अलाउएबल स्ट्रेस इन आर्म सिग्मा बी इज 15 मेगापास्कल फॉर कास्ट आयरन एंड स्टेडी लोड, ठीक है। वी विल एज्यूम इट एज स्टेडी लोड एंड वी विल एज्यूम सिग्मा बी वैल्यू एज 15 मेगापास्कल। आप सडन लोड भी एज्यूम कर सकते हो अगर आपका पुली मटेरियल मेंशन्ड है, अगर न्यूमेरिकल में होता तो नहीं है, बट अगर मेंशन्ड है तो आप 25 मेगापास्कल भी एज्यूम कर सकते हो, गलत कुछ नहीं होगा, ठीक है। नाउ वी नो सिग्मा बी इज m by z, where z is section modulus, where z is section modulus. अब सिग्मा बी इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय i by y, ये कहां से आता है? ये अपने बेंडिंग इक्वेशन से आता है। कौन से इक्वेशन से? बेंडिंग इक्वेशन से। कौन सा बेंडिंग इक्वेशन क्या है? सिग्मा बाय आर इज इक्वल टू m बाय i इज इक्वल टू e बाय r। और एक बार रिपीट करता हूं, या फिर आई विल राइट इट, नहीं लिखना थोड़ा सा नहीं जमेगा। होप यू नो द बेंडिंग इक्वेशन। डज एवरीवन नो बेंडिंग इक्वेशन? सिग्मा यार मेरा इंडिया एकदम रैपचेक, आई हैव टॉट इट टू यू। सिग्मा बाय y इज इक्वल टू m बाय i इज इक्वल टू e बाय r, दैट इज द बेंडिंग इक्वेशन। आपने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में पढ़ा हुआ है। ओके, कैरिंग मूविंग ऑन। तो सिग्मा बाय y इज इक्वल टू m बाय i, तो वो जो सिग्मा बाय y है उसको अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं m का है, तो वो अपने को i बाय y मिलता है, एंड दिस i बाय y इज सेक्शन मॉड्यूलस, एंड सेक्शन मॉड्यूलस फॉर एलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय पाई h क्यूब डिवाइडेड बाय 64। ये चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। ये चीजें डेटा बुक में नहीं है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू हैव स्टडीड मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल प्रॉपरली एंड यू रिमेंबर दिस थिंग्स। तो ये डेटा बुक में आपको हेल्प नहीं करेगा। ये जो कुछ फॉर्मूले है, जैसे ये फॉर्मूला तो अवेलेबल है मोमेंट वाला, बट ये जो फॉर्मूला है z कितना, पाई h क्यूब बाय 64, ये अपने को याद रखना जरूरी है, ठीक है। नाउ इफ आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z फ्रॉम सिग्मा बी इज इक्वल टू m बाय z, तो सिग्मा बी अपने पास है 15 मेगापास्कल, m अपन ने कैलकुलेट किया 240.97 न्यूटन मीटर, तो उसके हिसाब से z की वैल्यू अपने को 1.605 into 10 to the power -5 ऐसे मिलती है। नाउ वी विल इक्वेट दिस वैल्यू विद पाई h क्यूब डिवाइडेड बाय 64। वी विल इक्वेट दिस वैल्यू विद पाई h क्यूब डिवाइडेड बाय 64। तो अपने को h का वैल्यू मिलता है 68.90 mm। क्या मिलता है? 68.90 mm, ठीक है। नाउ 68.90 mm क्या है? इट इज द विड्थ ऑफ द आर्म ऑन द हब। इट इज द विड्थ ऑफ द आर्म ऑन द हब। ध्यान में रखना ये बात। अपने को क्या निकालना रहता है? ये क्यों करते हैं हम लोग? ये इसलिए करते हैं कि अपने 6 आर्म्स के लिए हब के ऊपर जगह है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं। नाउ व्हाट इज इफ वन आर्म इज 68.9 mm thick at the hub, then what is the space needed for n number of arms? It will be width of the arm at the bottom multiplied by number of arms. तो अपने को पता चलता है कि 6 आर्म्स फिट करने के लिए अपने को 413.4 mm इतनी जगह लगने वाली है, ठीक है। नाउ वी विल कैलकुलेट हाउ मच स्पेस इज अवेलेबल ऑन द हब। ये आर्म्स कहां पे फिट होने वाले हैं? हब के ऊपर। तो हब के ऊपर उतनी जगह है क्या? अब हब के ऊपर जगह है कि नहीं है, ये कैसे निकालेंगे हम लोग? हम लोग हब का सरकमफरेंस निकाल लेंगे। और सरकमफरेंस का आपको फॉर्मूला पता है, इट इज 2 पाई r या फिर पाई इंटू डी। डी कौन सा यूज करेंगे? हब का डायामीटर। सो पाई इंटू डी एच, so 5 into 145 will give us 450.53 mm. Now space required is 413.4 mm, whereas the space available is 455.53 mm, and therefore we can fit 6 number of arms on the hub. ठीक है, क्लियर है? इसके नीचे लिखा हुआ है space needed for arms is less than the space available, hence the design is safe. ठीक है, and after that we declare that the design is over. सिर्फ एक चीज बची हुई है और वो है क्राउनिंग का वैल्यू। सो क्राउनिंग मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो वी बेल्ट में क्राउनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, तो फिर भी इसका कुछ आपके डेटा बुक में कुछ इसका मेंशन है क्या, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ओके, ये जो है ये फ्लैट बेल्ट पुली के कंस्ट्रक्शन के लिए है। इसमें से सिर्फ हाफ प्रोपोर्शन और रिम थिकनेस निकालते हैं। दिस वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट वी बेल्ट पुलीज डू नॉट रिक्वायर क्राउनिंग। ये आप लिख लो कहीं पे, वी बेल्ट पुलीज डू नॉट रिक्वायर क्राउनिंग।
फ्लैट बेल्ट में इसलिए क्राउनिंग की जरूरत होती है बिकॉज वो फ्लैट बेल्ट होता है, थोड़ा सा उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए अपने को पुली और बेल्ट के बीच का जो एक दोनों के बीच का कांटेक्ट है वो बढ़ाना होता है, और वो कांटेक्ट हम लोग पुली को थोड़ा सा टिल्ट करके सो दैट बेल्ट उसके ऊपर थोड़ा सा टिल्ट हो जाए और उसके बाद उसका कांटेक्ट दोनों का बढ़ जाए, इसलिए हम लोग उसको यूज करते हैं। बट वी बेल्ट में वेजिंग एक्शन के कारण, मैं आपको ये फिगर आपके सामने रखता हूं तो शायद आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। 1 मिनट, समवन प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. सो आप देखो यहाँ पे ये जो ग्रूव है ये ट्रंकेटेड वी टाइप का है या फिर ट्रेपोजॉइडल टाइप का है, इसके बीच में आपका बेल्ट फिट होता है, इसके बीच में आपका बेल्ट फिट होता है। तो होता ये है कि इधर से एक रिएक्शन लगती है, नाउ हाउ डू आई शो इट टू यू, आई कैन नॉट एनोटेट ऑन द स्क्रीन, बट एक रिएक्शन लगती है, उसके वजह से यहाँ पे क्राउनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है वी बेल्ट में, ठीक है। एंड दैट इज हाउ you complete the design of pulley for the V belt drives.